हेलो, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 जो आपका डी एंड एफ ब्लॉक है उसके हम प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, और लास्ट वीडियो तक हमने केमिकल काइनेटिक्स तक के सारे प्रीवियस क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो अपन चालू करते हैं इसको। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वो कह रहा है जिंक, कैडमियम और Hg तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्यों? कारण दीजिए। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आगे भी देखेंगे हम, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से याद कर लो। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसका रीजन क्या होगा। संक्रमण तत्वों में डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है, डी कक्षक के तत्व होते हैं, ब्लॉक सॉरी, जिनके परमाणुओं में डी उनकी किसी ऑक्सीकरण अवस्था में डी कक्षक अपूर्ण भरे होते हैं। मतलब देखो इसमें क्या कह रहा है, डी कक्षक जो होते हैं ना डी ब्लॉक में, उनके जो डी कक्षक होते हैं अपूर्ण भरी होते, तो पूरे कंप्लीटली भरी नहीं होती, मतलब ठीक है, फुली फिल्ड नहीं होते। जिंक, कैडमियम और Hg तत्वों में डी कक्षक पूर्ण भरे हुए होते हैं, इसलिए जिंक, कैडमियम और Hg तत्वों को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। इसमें क्या कह रहा है कि देखो डी ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, जो लास्ट आपका डी सेल आता है उसके अंदर ना जितने भी अपन जब भी एलिमेंट भरते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो लास्ट वाले एलिमेंट में डी जो कक्षक होता है वो पूर्ण भरित नहीं होता, मतलब कुछ ना कुछ खाली रहता है। और जबकि इसकी बात करें तो इसमें ऑलमोस्ट सारे फुल हो जाते हैं, फुली फिल्ड होते हैं, इसलिए इनको अपन संक्रमक तत्व नहीं मानते हैं। ठीक है, बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में, क्रोमेट आयन की आकृति कैसी होती है। तो ये देखो, ये अपना कुछ ये होता है क्रोमेट आयन की जो फॉर्मूला होता है, और इसका जो आप ये देखोगे कि इसके अपन पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन कितने पेयर बना सकते हैं, तो इसमें आते हैं इतने पेयर होते हैं, 8 कर सकता है। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से अपन इसको पेयरिंग करते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण अपने पास 2 ले सकता है, उसके बाद यहाँ पे -2 आ जाता है जो यहाँ पे चेंज रहता है। कुल मिला जुला के अगर आप कंसेप्ट समझने बैठोगे तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। 11th के भी कुछ पार्ट इसमें शामिल हैं, तो कोशिश करो कि आप इसको याद कर लो। ठीक है, ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन अब रिसेंट टाइम में नहीं पूछे जाते हैं, ऑर्गेनिक से पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, जो भी अपने आयन की आकृति वगैरह पूछ लेता है। ठीक है, तो वो उसमें आते हैं, ऑर्गेनिक में से काफ़ी पूछते हैं हम। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। T4 मतलब Ti4 प्लस आयन रंगहीन होते हैं, क्यों? उचित कारण दीजिए। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कह रहा है। अब देखो इसका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका रंगीन होता है क्यों, कारण दीजिए। अब देखो इसमें क्या होता है, इसका जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, 11th का पार्ट है, कोशिश करना आप इसको याद कर लो, याद क्या कर लो, समझ लो, कंसेप्ट वगैरह काफ़ी इजी ट्रिक वगैरह से हो जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आप सीख लो, बहुत काम आएगा इस चैप्टर में। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है, की संख्या 0 है, अतः यह रंगहीन है। मतलब जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जब भी हम इनका पेयर करोगे, अपन एक बनाते हैं ना, बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, तो इस एस का ब्लॉक ये होता है, तो अपन जब भी इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो यहाँ पे तो 0 है, तो मतलब भरे ही नहीं है, अयुग्मित है। ठीक है, तो इस कारण से ना रंगीन होता है, और जब भी युग्मित हो जाते हैं तो वो रंगीन होता है। ठीक है, मतलब उसमें कलरफुल होता है वो। ठीक है, यहाँ पर रंगहीन होगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। सिल्वर Hg परमाणु में, ठीक है, सिल्वर Hg भी कहते हैं, परमाणु में मूल अवस्था में डी कक्षक D10 पूर्ण भरित है, फिर भी यह एक संक्रमक तत्व है, क्यों? उचित कारण दीजिए। देखो अपन ने लास्ट में बात करा कि जो इसमें संक्रमक तत्व इनको क्यों नहीं मानते, क्योंकि इसमें डी कक्षक में देखो मोस्टली 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो इसमें फुली फिल्ड होता है। तो अपन तो इसको तो नहीं मान रहे थे भाई, क्योंकि ये फुली फिल्ड है। तो जबकि ये अपन इसको ले लें, सिल्वर को ले लें, तो सिल्वर फुली फिल्ड है, तो फिर इसको क्यों अपन संक्रमक तत्व मान रहे, ये पूछ रहा है इसमें। तो ये काफ़ी मतलब इजी चैप्टर है, थोड़ा रटने वाली चीज़ें हैं, तो एक बार इसका आंसर देख लो आप। सिल्वर में बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D10, ठीक है, 5s1 है। ठीक है, सिल्वर अपने यौगिक में HgCl में 2+ और HgF में व HgO में ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। ठीक है, 2+ ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, 2+ में इसका विन्यास D495, डी में 4D ले लें तो अपन इसमें 9 होते हैं, और 5s ले लें तो इसमें 0 होता है, अतः अपूर्ण डी कक्षक उपस्थित होने के कारण Hg एक संक्रमक तत्व है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो इसका पार्ट नंबर बी दे रखा है। पार्ट नंबर बी है एक्टिनोइड संकुचन के बारे में आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस बार। ठीक है, ऑलमोस्ट बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन में से एक है। ठीक है, एक्टिनोइड संकुचन परमाणु संख्या में वृद्धि के साथ एक्टिनोइड आयनों की आकार में कमी आती है। ठीक है, अर्थात जैसे जैसे एक्टिनोइड श्रृंखला में परमाणु संख्या श्रृंखला में बाएं से दाएं बढ़ती हैं, उनके आयनिक त्रिज्या
में लगातार कमी आती है, कमी को एक्टिनोइड संकुचन के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये कह रहा है अपने पास। उसके बाद है कि लेंथेनोइड संकुचन किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी एक बार पढ़ लें। लेंथेनोइड संकुचन लेंथेनोइड की आणविक एवं आयनिक त्रिज्या में लेंथेनम से लुटेशियम तक है। ठीक है, कि कमी में लेंथेनोइड संकुचन कहा जाता है। ठीक है, जो भी इसमें अपना पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ये 2 एलिमेंट आते हैं अपने पास। ठीक है, उसके अंदर जो भी लेंथेनोइड संकुचन कहलाता है। ठीक है, इसमें जो भी कमी आती है त्रिज्या में वो बता रहा है अपने को, आणविक संख्या में। ठीक है, में कमी आती है, लेंथेनोइड संकुचन कहलाता है। लेंथेनोइड में 4f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, 4f में भी इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। बात करते हैं इसके पार्ट बी। इसमें जो पार्ट बी का क्वेश्चन कर रहा है, अंतराकाशीय यौगिक किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में परमाणुओं के मध्य बाएं बने रिक्त स्थान में भरे आकार वाले परमाणु जैसे HNB या अपने पास कार्बन भी होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। वे बने यौगिक अंतराकाशीय यौगिक कहलाते हैं। उदाहरण के लिए अपन TiC ले सकते हैं, MnO4 ले सकते हैं, Fe3H ले सकते हैं। इन धातुओं में कोई भी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती है। देखो इसमें क्या कर रहा है, जो भी अपने पास संक्रमण धातु होते हैं ना, क्रिस्टल जालक के रूप में परमाणु के मध्य बने रिक्त स्थान, जो भी अपने जो क्रिस्टल जालक में जो भी परमाणु बनते हैं ना, वही कह रहा है कि परमाणु जो भी बनते हैं उनके बीच ना रिक्त स्थान होते हैं। उन रिक्त स्थान में ना जो अपने पास हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, बेरिलियम है और ये कार्बन है, वो सारे जाके बैठ जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, जिस कारण से वो जो भी उसके ये बैठ जाते हैं ना, तो उसमें जो भी यौगिक बनता है वो अंतराकाशीय यौगिक कहलाता है। ठीक है, पार्ट सी की तरफ चलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके ये अगर आप यहाँ से अपना कंसेप्ट सीख लेते हो तो अपने पास नेक्स्ट चैप्टर में भी ये काम आ जाता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है Mn2 + aqueous। ठीक है, आयन में चुंबकीय आघूर्ण का मान याद कीजिए। मैंने इसका वो बताया था, एक ट्रिक भी बता दूंगा यहाँ पे। देखो इसको कैसे करना, एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें क्या करना है। देखो Mn4 वही मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लो यार, बहुत काम आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे तो आपके पास ये आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, 11th का पार्ट है तो अभी यहाँ पे नहीं बता सकता, वीडियो को छोटा भी करना है। और उसके बाद आते हैं, जब भी आप इसमें DF जो अपने लास्ट ऑर्बिटल होता है D वाले, ठीक है, तो इनको अपन जब भी भरना चालू करते हैं तो ये अपन भरेंगे। ठीक है, ये तो 0 है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं, इसको भरेंगे। तो पहले अपन एक एक भरते जाते हैं, तो अपने पास D में 5 सेल बनते हैं। ठीक है, आपको पता होगा। तो एक एक भरेंगे तो अपने पास ये मतलब कि क्या कहते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो N है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो जिनके पेयर नहीं बने। ठीक है, और ये बात करें 5 है अपने पास, और ये अपने पास फॉर्मूला होता है चुंबकीय आघूर्ण निकालने का। ठीक है, और फॉर्मूले में जब भी आप वैल्यू डालोगे तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 हो जाएगा, फिर यहाँ पे n+5 2 हो जाएगा, और ये अपने पास ये आएगा। अब यहाँ पे ना देखो, इसकी तो कुछ काम ही नहीं है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, n = जब भी 1 आएगा, ठीक है, तो n = 1 आएगा, डेट मीन्स आपका जो बोर्न मैग्नेट्रॉन का जो आपका आंसर आएगा 1.173 आएगा। 2 होगा तो 2.83 आएगा, 3 होगा तो 387 आएगा, 4 होगा तो 4.89 आएगा, 5 होगा तो 5.92 आएगा। ठीक है, अब इसको देखो कैसे याद करना है, इसको याद कर लेना। 1 से तो 1 2 3 4 5 कॉमन ही है। ठीक है, उसको याद करना 7 8 8 8 9। ठीक है, 7 8 8 9, देन उसके बाद 3 3 7 9 2। ठीक है, इस तरीके से लाइन वाइज याद कर लेना, काफ़ी ईजी है। ठीक है, और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, काफ़ी आते हैं। ठीक है, बात करते हैं उसके बाद अपने पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जिंक को संक्रमक तत्व क्यों नहीं माना जाता है, कारण दीजिए। अपन यहाँ पे देखा था जिंक, कैडमियम और Hg को संक्रमक तत्व नहीं माना जाता है, कारण दीजिए। सेम कारण अपन ने दे रखा है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं प्रथम संक्रमण धातु आयनों के रंग एवं जटिल यौगिक बनाने की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो अपन इसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, कुल मिला के CFT थ्योरी वगैरह दे रखी है, इनके बारे में बताना है आपको, इसके रंगीन क्यों होते हैं। आप कंसेप्ट समझ भी सकते हो यार। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यही लैंग्वेज लिख के आओ, खुद से भी बना के लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्ट समझ के। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। संक्रमण तत्व अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, कारण दीजिए। ये अपने पास पूछ लिया था उस टाइम पे, अब कारण पूछ रहा है। परमाणु के मध्य रिक्त स्थानों में छोटे परमाणु चले जाते हैं और यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, अंतराकाशीय यौगिक बना लेते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, या संक्रमक तत्वों के मध्य कुछ रिक्त स्थान होते हैं जिन्हें छोटे परमाणु सम्मिलित होकर अंतराकाशीय यौगिक बना लेते हैं। ठीक है, यही रीजन था वही। ठीक है, अंतराकाशीय अपन ने उसमें परिभाषा में भी देख रखा था, ऑलमोस्ट सेम टू सेम वैसे। उसके बाद बात करते हैं 2 धातुओं के नाम बताइए जो मिश्र धातु में प्रयुक्त अधिकतम संगठन वाली होती है। मतलब ये अपने पास होती है नियोडियम 44%। मतलब जो भी करेंगे, जो भी अपने पास ये धातु संक्रमण तत्व बनते हैं, जो धातु के नाम बताइए जो मिश्र धातु में प्रयुक्त होते हैं। मतलब कि मिश्र धातु जब भी अपन बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा अपने पास ये लेते हैं, नियोडियम लेते हैं जिसमें 44% होता है, और सीरियम लेते हैं जिसमें 40% होता है, जो भी अपन मिश्र धातु वगैरह बनाते हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसकी 9th का ही बी पार्ट है। V2 आयन में चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। देखो चुंबकीय आघूर्ण बहुत पूछता है और इसको सीख ले, वो बहुत ईजी सा है और आराम से हो जाएगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालना है। वी अपने पास दे रखा है वेडिनियम, और देखो ये अपन ले लेंगे, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद इसको आप सेल बना लोगे, सेल में वैल्यू पुट करोगे तो अपने पास आ जाएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, यहाँ पे 3 है, तो 3 अपन n=3 ले लेंगे। अब अपन ने यहाँ पे ट्रिक में बात करा था कि जब भी अपने पास n की वैल्यू 3 है तो क्या करना है। अभी आंसर में n यहाँ पे जब भी n की वैल्यू निकालते ही के साथ आपको आंसर पता चलने जानी चाहिए। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना और आंसर इसके हिसाब से निकालना है, ऐसा नहीं कि इसके हिसाब से निकाल लो। ठीक है, तो अपने को देख लेना 3.87 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोर मैग्नेट्रॉन में आएगा, यूनिट याद रखना। केमिस्ट्री में यूनिट्स के ही नंबर कटते हैं काफ़ी। ठीक है, देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। चलते हैं एक बार। क्रोमियम जेड इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे, काफ़ी ईजी सा क्वेश्चन है, आप इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हो। देखो यहाँ पे लिखा पड़ा है। ठीक है, एक्सेप्शन है ये, याद रखना है, इसलिए पूछ रखा है। और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। किसी पैरायूरेनियम तत्व का नाम एवं प्रतीक चिन्ह लिखे, तो किसी भी पैरायूरेनियम तत्व आप ले सकते हो और उसके नाम लिख लो, प्रतीक चिन्ह लिख दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Pu होता है। ठीक है, प्लूटोनियम मैंने लिया है 94 जिसका होता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। लेंथेनॉइड श्रेणी में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था बताइए, तो आपको सबको पता है +3 होता है, थ्योरी वाले क्वेश्चन है इसमें। और ये क्वेश्चन है एक तरीके के, इस तरीके के क्वेश्चन रिसेंट टाइम में तो नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बोर्ड का पैटर्न कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो एक पैसेज टाइप में क्वेश्चन आता है, तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल मिला जुला के बोलूँ, अगर आप पैसेज पढ़ोगे तो डायरेक्ट तो इसका आंसर नहीं दे पाओगे, बस आपको थोड़ा सा हिंट लगेगा बोल क्या रहा है। तो कुल मिला जुला के अगर आपको याद रहेगा तभी आप आंसर लिख सकते हो। तो कुल मिला जुला के इसका उतना कुछ फ़ायदा नहीं होता, बस आपको आंसर यहीं से आपको याद ही होना चाहिए। ठीक है, तभी होता है, थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ से क्वेश्चन देख लेना, इनके एक बार पढ़ के आप खुद से स्क्रीनशॉट ले लो, अपने पास आंसर लिखे पड़े, आंसर देख लो। इसको मैं पूरा पढ़ने जाऊँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। ठीक है, 14 की फर्स्ट पार्ट में संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, क्यों समझाइए। ये अपन ने 3 बार ये क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में भी इसका आंसर दे रखा है, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। बात करते हैं लेंथेनॉइड तत्वों में परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती है, क्यों, कारण दीजिए। तो ये अपने पास कारण लिखे पड़े, आप देख लेना। ठीक है, ओके, ये अपने पास हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाले धातु हैं, तो इसमें सर्वाधिक जो ऑक्सीकरण अवस्था होता है ना, Mn का होता है, याद रखना। अपने पास याद भी कराते हैं, +2 से लेकर +7 तक जाता है। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। लेंथेनॉइड संकोचन के बारे में आप क्या जानते हैं। देखो हमने पहले ही बात कर रखा है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है, खूब रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मैंने बोल रखा था। जैसे Mn2+ में चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए, सेम एज इट इज क्वेश्चन अपन ने देख रखा था क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सी में। ठीक है, तो वहाँ पे अपन ने इसका सोल्यूशन कर रखा है। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, जो अपने पास 2023 में पूछ रखा है। 2022 में आपने देख लिया, दोनों क्वेश्चन रिपीटेड थे, वो भी 2015 के, दोनों क्वेश्चन 2015 के थे। Cu+2, ठीक है, आयन के लिए प्रचक्रम की मात्र चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अपने पास ये वही है यार, चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद लिखने के बाद आप पेयरिंग कर देना, इसमें 9 है तो आपके पास n=1 आ जाएगा। ठीक है, तो अपने पास n=1 के लिए अपने पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन का। तो कारण दीजिए कि जिंक कैडमियम Hg संक्रामक तत्व नहीं है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था 2013 का। देखो 10 साल बाद आखिर क्वेश्चन रिपीट हो ही गया। वो कहते हैं इतिहास अपने आप को वापस दोहराता है। ठीक है, तो इतिहास ने हमने आपको वापस दोहरा लिया है। एक बार यहाँ पे सेम क्वेश्चन में दिखाता हूँ आपको। जिंक एक बार दिख गया और एक बार यहाँ पे दिख गया। ठीक है, कब कब 2013, 16 और 23। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो यार 2013, 16 और 23। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, देखो काफ़ी चीज़ें क्वेश्चन, अब जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीट हो आगे, तो काफ़ी चीज़ें याद होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिश्र धातु के लिए, मिश्र धातु पीतल के लिए अवयव के नाम लिखिए, नाम लिखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट में बता देना। ठीक है, या गूगल पे देख लेना। बाकी अपन ना मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। अपने पास ऑलमोस्ट 4 चैप्टर हमने कवर कर लिए और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर अपन जल्दी करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।